इतिहास किसी भी देश के नागरिकों के स्वाभिमान के लिए अपने राष्ट्र का सही इतिहास जानना बहुत जरूरी है। पर क्या हमारे बच्चों को भारतवर्ष का वो गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से इसे विश्वगुरु और सोने की चिड़िया जैसे नामों से अलंकृत किया जाता था? नहीं, बल्कि जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस सोने की चिड़िया को नोचा, यहाँ के मंदिर तोड़े, पुस्तकालयों को जलाया, जबरन धर्मांतरण कराए, ऐसे पापियों को महान बादशाह के रूप में बताते हुए उनके पूरे खानदान की वंशावली रटा दी गई। हमें यह बता दिया गया कि दुनिया में जितनी भी वैज्ञानिक व गणितीय खोजें हुई सब यूरोप व अमेरिका में हुई। जैसे भारत के लोग तो बेवकूफ रहे हों, ये विश्वगुरु ना मानो विश्व का एक फिसड्डी देश रहा हो, ऐसा हमें समझा दिया गया। और भारतवर्ष का ये बकवासपूर्ण इतिहास लिखा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छद्म धर्म निरपेक्षता के दलदल में धसी कांग्रेसी सरकारों के इशारों पर कुछ वामपंथी लोगों ने, नाम तो सुना होगा आपने ऐसे कुछ लोगों का, जैसे कि रोमिला थापर हैं, बिपिन चंद्र हैं, इरफान हबीब हैं, रामचंद्र गुहा, ये जितने भी हैं ज़्यादातर इसमें या तो जेएनयू से जुड़े हैं या एएमयू से जुड़े हैं, इन सभी को मैं इतिहासकार नहीं बल्कि बकवासकार मानता हूँ, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमें भारत के इतिहास का केवल स्याह पक्ष पढ़ाया। देश की जनता के समक्ष वो इतिहास रखा ही नहीं जिस पर देश की जनता गर्व कर सकती, और उन विदेशी आक्रमणकारियों की दरिंदगी के बारे में भी खुलकर नहीं लिखा गया जिन्होंने यहां अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी। आज भारत की राष्ट्रवादी सरकार भारतवर्ष के इतिहास के पुनर्लेखन का कार्य करने जा रही है और सभी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किया है। मैंने भी सरकार को एक पत्र लिखा है, उसी को वीडियो फॉर्म में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आज बैठा हूं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। मैंने वर्ष 2006 में आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद कुछ महीने मैंने भारत की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस क्षेत्र में न रह के शिक्षण क्षेत्र में उतरना चाहिए, और बहुत जल्द मैं शिक्षण क्षेत्र में उतर आया, जिसके बाद से मैं आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को आज फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि सरकार ने जो इतिहास पुनर्लेखन का ये बीड़ा उठाया है, इसे 3 दृष्टिकोणों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर हमला करने के लिए आए, फिर वो चाहे मंगोल हो, तुर्क हो या कोई और, उनकी क्रूरता, धोखे और कपट को भारत के इतिहास में अभी तक सही से दर्ज नहीं किया गया है। ना ही उनके समय के जो भारतीय वीर थे उनकी गाथाओं का सही से वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले उनका सही से इतिहास में उल्लेख किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों का। उनकी जो क्रूरता थी, जो उनका कपट था वो भी, और भारत के वीरों की वीरता भी। नंबर 2, दूसरा दृष्टिकोण होना चाहिए, वो है जो यूरोपीय आक्रमणकारी आए, चाहे अंग्रेज थे या पुर्तगाल थे या जो भी थे। खास तौर पे मैं अगर अंग्रेजों की बात करूं तो उनसे जो युद्ध लड़ा गया, इतिहास को अभी तक कुछ इस तरीके से रंगा गया है जैसे मात्र कुछ मॉडरेट कांग्रेसियों ने ही उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़के भारत को आजाद करा दिया। बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को इतिहास में उचित सम्मान व स्थान मिला ही नहीं, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। इन सभी के पक्ष को भी मुखरता से लिखा जाना आवश्यक है। तीसरा दृष्टिकोण होना चाहिए शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी लोगों की उपलब्धियों का जिक्र। भारत के जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, भारत के बड़े बड़े जो ऋषि हुए हैं, जो उनकी गणित, विज्ञान, खगोल, चिकित्सा, रसायन, धातुकर्म जैसे विषयों पर जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उनका सही से जिक्र करना आवश्यक है। मैं विज्ञान का एक अध्यापक हूं, अतः मैं ये पत्र तीसरे दृष्टिकोण के आधार पर लिख रहा हूं। मेरा मानना है कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ी धरोहर उसकी आने वाली पीढ़ी होती है। हमारे बच्चे जितने अच्छे से संस्कारित किए जाएंगे, वो आने वाले समय में हमारे देश का उतना ही अच्छा नेतृत्व करेंगे। किंतु उसके लिए पहली आवश्यकता होती है कि उनके मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान व गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, और ये गर्व आता है अपने पूर्वजों के महान कार्यों को याद करके।
आज के आधुनिक युग में उसी देश को महान समझा जाता है जिसके पूर्वजों ने गणित, विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में कुछ बड़े शोध कार्य कर रखे हो। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और बड़ा कष्ट होता है ये देखकर कि किसी भी भारतीय आचार्य, ऋषि, मुनि का नाम विज्ञान की किताबों में नहीं आता है। क्या उन्होंने कोई बड़ी खोजें नहीं की थी? जबकि भारतीय आचार्यों, ऋषियों, महर्षियों ने अनेक महान खोजें और आविष्कार किए थे। विज्ञान के एक अध्यापक के रूप में मेरा सरकार से निवेदन है कि मैं कुछ भारतीय पूर्वजों के नाम व उनके महान कार्यों की चर्चा आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया उन्हें व ऐसे तमाम अन्य भारतीयों को इतिहास से लेकर विज्ञान व गणित की पुस्तकों में सम्मानजनक स्थान दें, ताकि हमारे बच्चे न केवल उन्हें जाने बल्कि उनके कार्यों को लेकर गर्व महसूस कर सकें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा आचार्य सुश्रुत का, जिनका जन्म संभवतः 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से तकरीबन 2700 साल पहले भारत भूमि पर हुआ था और जिनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आज लगी हुई है, जिस पर अंकित है फादर ऑफ सर्जरी। प्रश्न यह है कि उनके बारे में भारत में कितना पढ़ाया जाता है। दुनिया तो उनको जान रही है, लेकिन भारत में उनके बारे में कितना पढ़ाया जाता है, यह प्रश्न उल्लेखनीय है। सोचिए, 2500 साल से भी अधिक साल पहले उन्होंने सर्जरी पर किताब लिखी, सुश्रुत संहिता यानी सुश्रुत का संग्रह, जिसे प्लास्टिक सर्जरी पर दुनिया का सबसे पुराना कार्य माना जाता है और इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी में से एक माना जाता है। बाकी की 2 चरक संहिता हैं, अष्टांग हृदय है। और यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स का आपने नाम सुना होगा। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट जो कि 460 से लेकर 379 ईसा पूर्व में हुए थे, जिन्हें चिकित्सा के पिता के रूप में आज माना जाता है, उनके जन्म से पहले भी भारत में ऐसी सभी चिकित्सीय पद्धतियों का अभ्यास सदियों से किया जा रहा था। आचार्य सुश्रुत के काम ने पहले के ज्ञान को स्टैंडर्डाइज किया, जिसमें सावधानी पूर्वक उन्होंने विवरण दिया था कि कैसे एक चिकित्सक को कला का अभ्यास करना चाहिए और साथ ही प्लास्टिक सर्जरी द्वारा शरीर पुनर्निर्माण और मोतियाबिंद को हटाने सहित विशिष्ट प्रक्रियाओं को कैसे करना चाहिए। इसका उल्लेख उन्होंने सोचिए 2700 साल पहले किया था। मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा आचार्य चरक का। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। वो कुषाण राज्य के राजवैद्य हुआ करते थे और इनके द्वारा रचित जो चरक संहिता है वो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोग नाशक एवं रोग निरोधक, रोग नाशक का मतलब होता है रोग को, अगर किसी को रोग हो गया है तो उसका नाश करना है तो दवा की जरूरत पड़ती है। रोग निरोधक का मतलब होता है टीके, कि रोग हो ही ना, ऐसी दवाओं का उल्लेख उन्होंने चरक संहिता में किया था। उन्होंने सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का भी वर्णन अपनी उस संहिता में किया। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और उसको एक नया रूप दिया और उसको हम लोग चरक संहिता के नाम से आज जानते हैं। लगभग 300 से लेकर 200 ईसा पूर्व के आचार्य चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद्यक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और 8वीं शताब्दी में है, 8वीं शताब्दी में आके इस ग्रंथ का लगभग यानी कि 1000 साल बाद, उनके लिखने के 1000 साल बाद इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और फिर ये ग्रंथ जो था पश्चिमी देशों में भी पहुंचा। चरक संहिता में बीमारियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, पर कहीं कहीं दर्शन और अर्थशास्त्र के भी गूढ़ विषयों का उल्लेख किया गया है। आचार्य चरक वो महान व्यक्ति थे, ध्यान से बात को सुनिएगा, आचार्य चरक वो महान व्यक्ति थे जो भारत भ्रमण पर निकले और विभिन्न चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया ताकि मेडिकल साइंस को पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया जा सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज जो ये पूरी दुनिया में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई चल रही है उसकी नींव अगर किसी ने डाली तो वो आचार्य चरक थे। चिकित्सा के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा गणित और खगोल के क्षेत्र की। भारत में एक से एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए हैं और हजारों साल से हैं। जिस समय दुनिया को यह भी ज्ञान नहीं था कि ये ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, इसमें कितने ग्रह हैं, ग्रहों की गति कैसी है, पृथ्वी से इनकी दूरी कितनी है, भारत के विद्वानों को इन सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान था। अगर आप उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि अगर तुलसीदास जी द्वारा कृत जो हनुमान चालीसा है आप उसको उठाएंगे तो उसमें भी आपको उल्लेख मिल जाएगा कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी थी। तो ऐसे बहुत से गणितज्ञ हुए हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बहुत से हुए हैं, लेकिन मैं 2 का उल्लेख आज यहां पे करना चाहूंगा।
पहला नाम मैं लेना चाहूंगा आचार्य श्रीधर का, जिन्हें हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। ऐसा अनुमान है कि उनका जीवन काल 870 से 930 ईस्वी के बीच का था और उनका जन्म बंगाल के वर्तमान हुगली जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बलदेवाचार्य और माताजी का नाम अच्चोका था। श्रीधर प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य की व्याख्या की और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका समझाया। ठीक है, पाटीगणित सार और त्रिशतिका नाम की उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो कि मूलतः अंकगणित और क्षेत्र व्यवहार से संबंधित थी। ठीक, क्षेत्र व्यवहार और अंकगणित पे भास्कराचार्य ने उनकी बात को, भास्कराचार्य के बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे, तो भास्कराचार्य ने बीजगणित के अंत में ब्रह्मगुप्त, श्रीधर और पद्मनाभ के बीजगणित की विस्तृत व्याख्या की है कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से इसको लिखा था, जिससे यह प्रतीत होता है कि श्रीधर ने बीजगणित पर भी एक वृहद ग्रंथ जरूर लिखा होगा, पर आज विडंबना यह है कि हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है। भास्कराचार्य ने ही अपने बीजगणित में वर्ग समीकरणों के हल करने के लिए श्रीधर यानी श्रीधराचार्य जी के नियमों का उल्लेख किया है। श्रीधर, ध्यान से बात को सुनिएगा, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का सूत्र देने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। अर्थात जो आप समीकरण, अगर आप थोड़ा सा भी विज्ञान का, गणित का ज्ञान रखते होंगे, तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, उसका हल जो बताया गया कि x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये हल बताने वाले अगर कोई थे तो वो आचार्य श्रीधर थे यानी श्रीधराचार्य। पर विडंबना यह है कि भारत में आज भी ऐसी बहुत सी किताबें मैं देखता हूं जिनमें यह दिया जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसका जो सॉल्यूशन होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a, इसका उल्लेख तो होता है, पर इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि इसको देने वाले जो थे उनका नाम श्रीधराचार्य था। यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। सोचिए, जब आप स्वतंत्र हिंदुस्तान में अपने ही एक गणितज्ञ द्वारा खोजे गए एक महान सूत्र का उल्लेख उनके नाम के साथ करने से कतरा रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अमेरिका या यूरोप के किसी देश में इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा तो मेंशन करेंगे कि यह फॉर्मूला खोजने वाला एक महान भारतीय गणितज्ञ था जिसका नाम आचार्य श्रीधर था। गणित के क्षेत्र से मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा आचार्य भास्कर का, जिनको कि हम लोग भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। उनका जीवन काल 1114 ईस्वी से लेकर 1185 ईस्वी के बीच में हुआ। वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष हुआ करते थे, खगोल शास्त्री हुआ करते थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ था सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 मुख्य भाग थे: लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय। ये क्रम से है जो इसमें उल्लेख किया गया। इसमें अरिथमेटिक को, यानी कि पहला भाग जो था लीलावती, उसमें अरिथमेटिक का उल्लेख किया गया। दूसरा भाग बीजगणित, यानी कि उसमें अलजेब्रा के बारे में लिखा गया। तीसरी चीज जो ग्रहगणित थी, उसमें प्लैनेट्स के मोशन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। और चौथा भाग गोलाध्याय जो था, उसमें स्फीयर्स के बारे में जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, उनका सरफेस एरिया निकालना, उनका वॉल्यूम निकालना और ऐसे भी बहुत सारी चीजें, उसका उल्लेख उस चौथे भाग में किया गया। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल पावर की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। मतलब वो एक कहानी नहीं सुनाई जाती है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब नीचे गिरा, फिर वो सोचने लगे कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, और खोजते खोजते फिर वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक पहुंच जाते हैं। जबकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति के माध्यम से अपनी तरफ खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। न्यूटन को तो पैदा हुए अभी, मतलब ये 1643 में तो न्यूटन पैदा हुए। आचार्य भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या 1150 के आसपास कर दी थी, यानी न्यूटन से 500 साल पहले। सोचिए फिर इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए। भास्कराचार्य वो प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि कोई संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है यानी डिवाइड की जाती है तो वो अनंत हो जाती है, यानी इनफाइनाइट। ये जो गणित में आप इन्फिनिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसे इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति भी वही थे। उन्होंने ही ये बताया कि जब किसी संख्या को अनंत के साथ जोड़ा जाता है तो वो भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है।
खगोलविद के रूप में भास्कर ने अपने तात्कालिक गति यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अवधारणा, उसकी जो थ्योरी थी, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही पता लगाने में मदद मिलती है। बीजगणित में भास्कर ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ज्यादातर उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया है। बीजगणित में अनिर्धार्य वर्ग समीकरणों यानी कि इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए उन्होंने एक नई विधि का आविष्कार किया, जिसका नाम उन्होंने रखा चक्रवाल विधि। वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था गणित के क्षेत्र में। पर उनके 6 सेंचुरीज बाद, 6 शताब्दियों बाद यूरोप के कुछ नए गणितज्ञ पैदा हुए, जिनका नाम था जैसे कि गिलोयस हुए, यूलर हुए, लैग्रेंजे हुए। इन लोगों ने उसी तरीके को नए तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और नाम रख दिया इनवर्स साइक्लिक। मतलब जो चक्रवाल विधि थी वो हो गई इनवर्स साइक्लिक। अब चूंकि भारत तो भाई उस समय परतंत्र हुआ करता था और खासतौर पे यूरोपीय लोगों का ही परतंत्र था ज़्यादातर, तो इसलिए क्या हुआ कि उनको ये इस बात का क्रेडिट न मिल के यूरोपियन गणितज्ञों को इस बात का क्रेडिट मिल गया। पर विडंबना ये है कि आज तो भारत आज़ाद है, जब आज भी भारत में उन्हीं यूरोपियंस को इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का श्रेय देते हैं, जिन्होंने भास्कराचार्य के 600 साल बाद इसे सॉल्व किया था। अब आचार्य भास्कर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो था, जो मुझे लगता है वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज जैसे स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, हम लोग फिजिक्स में अक्सर निकालते रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समाकलन गणित। और ये सब निकालने का वर्णन पहली बार अगर किसी ने किया तो वो थे आचार्य भास्कर, और उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख बाकायदा किया है। और न केवल इंटीग्रेशन बल्कि ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इर्रेशनल नंबर्स, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो गणित के विषय हैं उस पर उन्होंने विस्तार से विवरण दिया है। आचार्य भास्कर को अवकल गणित यानी कि डिफरेंशियल मैथ का संस्थापक कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसकी अवधारणा आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनीज से कई शताब्दियों पहले दी गई। लेकिन ये जो दो अभी मैंने नाम लिए, ये इन यूरोपीय लोगों को ही इसका संस्थापक माना जाता है। पर विडंबना देखिए कि आज भी भारतवर्ष में बच्चों के लिए जो मैथ की या विज्ञान की किताबें लिखी जाते हैं, उसमें कलन गणित यानी कैलकुलस के खोजकर्ता के रूप में आचार्य भास्कर का नाम नहीं बल्कि न्यूटन का नाम लिखा जाता है। भाई दुनिया लिखे ना लिखे, आप तो बताओ कि इसके वास्तविक संस्थापक, इसके वास्तविक आविष्कारक अगर कोई थे तो आचार्य भास्कर थे। इस न्यूटन पे तो मैं लास्ट में बहुत डिटेल में बात आपको कुछ बताऊंगा। पर आज भी हमें यह सोचना पड़ता है कि आजाद भारत भी क्या अंग्रेजों के अधीन है। न्यूटन के जन्म के कई सौ वर्ष पूर्व आचार्य भास्कर ने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में मध्याकर्षण तत्व के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और सिद्धांत शिरोमणि में कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण का भी उन्होंने कुछ उसमें बात रखी है, उसकी विवेचना प्रस्तुत कर दी थी। पर इन दोनों महान खोजों का श्रेय आज भी न्यूटन को दिया जाता है, भास्कराचार्य को नहीं। भारत सरकार को लिखे अपने पत्र में मैंने 3 और नामों का उल्लेख किया है, मतलब 4 तो मैंने ये बताया, 3 और का मैंने उल्लेख किया है। नंबर 1 आचार्य पाणिनि, जो दुनिया के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के लिए व्याकरण का आविष्कार किया। नंबर 2 आचार्य चाणक्य, जिनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से लेके फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों पर दुनिया का पहला ग्रंथ माना जाता है। एक ताजा उदाहरण भी मैंने उसमें रखा अंतिम उदाहरण के रूप में, शिवकर बापूजी तलपड़े, जिनके ऊपर भी एक फिल्म भी बनी थी 2015 में हवाई ज्यादा, जिसमें आयुष्मान खुराना ने उनकी भूमिका निभाई। शिवकर बापूजी तलपड़े वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में दुनिया का पहला मानव रहित हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था। पर उसका भी श्रेय उन्हें न देके 1903 में उनके 8 साल बाद हवाई जहाज उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स को दे दिया जाता है। तो इन सभी चीजों पे गौर करने की आवश्यकता है। इतने भारतीय आचार्यों और वैज्ञानिकों के बारे में लिखने के बाद भी अभी भी मुझे लगता है ऐसे बहुत से लोग छूट गए हैं जिनके कार्यों का उल्लेख होना आवश्यक है, किंतु पत्र को भाई कहीं तो समाप्त करना ही होगा। तो इसलिए मैं इस पत्र के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे सभी आचार्यों के कार्यों पर विस्तृत शोध कार्य कराया जाए और उनके बारे में कम से कम कुछ नहीं तो भारत के बच्चों को अवश्य अवगत कराया जाए।
और बाहर के जो देश हमारी ज्ञान विज्ञान संपदा पर प्रश्न उठाएं और मान्यता देने से इनकार करें, उनसे सिर्फ कुछ साक्ष्य दिखाते हुए प्रश्न करने की आवश्यकता है। नंबर 1, दिल्ली में आज भी 1500 वर्ष पुराना ऐसा लौह स्तंभ खड़ा है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। क्या पूरे विश्व में धातुकर्म यानी कि मेटलर्जी का ऐसा कोई दूसरा उससे पुराना उदाहरण मौजूद है? 1000 वर्षों से भी अधिक पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां भारत में उपलब्ध हैं। क्या विश्व में कहीं इससे पुरानी मिश्रित धातु यानी कि एलॉय, वो भी 8 मिश्रित धातुओं की बनी हुई मूर्तियां मौजूद हैं? लगभग 1200 साल पहले महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि एक पहाड़ की मजबूत चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए बनाया गया और एक सिंगल पत्थर से, ध्यान से समझिएगा, एक पूरे सिंगल पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया, उसमें मूर्तियां निकाली गई, दीवार छत सब निकाले गए। ये सब काम कब हुआ? ये सब काम उस वक्त हुआ जब पत्थर को काटने की ना तो आधुनिक मशीनें थी, ना बिजली थी, ना दूसरी जो मशीन्स हैं ना वो मशीन्स थी। क्या विश्व में कहीं आर्किटेक्चर का ऐसा अनूठा उदाहरण इससे पुराना मौजूद है? ये पूछना बहुत जरूरी है। चौथी बात, लगभग 800 वर्ष पूर्व उड़ीसा के कोणार्क जिले में एक सूर्य मंदिर बनाया गया। ठीक, आप जानते होंगे, मैं भी वहां पे जा चुका हूं। इतनी बारीक कारीगरी और सूर्य की गति के आधार पर वहां पे उस समय का जो तत्कालीन हमारा खगोलीय ज्ञान था उसको दर्शाता हुआ ये एक अतुलनीय निर्माण है। क्या पूरे विश्व में इससे पुराना कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें सूर्य की गति को विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया हो? ऐसे न जाने कितने प्रश्न किए जा सकते हैं, केवल ये 4 नहीं, बहुत किए जा सकते हैं, और शायद किसी का भी उत्तर विश्व के उन तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय के पास कतई न मिले। समस्या केवल ये रही कि भारत पिछली कुछ सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार होता रहा और यहाँ के जो ये ज्ञान विज्ञान गणित आदि को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, क्योंकि यूरोप की अधिकतर वैज्ञानिक खोजें व आधुनिकीकरण जितना भी ये लोग बोलते हैं वो पिछले 300-400 सालों से था। एक सवाल ये भी किया जाना चाहिए कि भैया ये केवल ये 300-400 सालों में ये कौन सा एकदम से ज्ञान का दीपक आपके यहाँ जला कि आपके यहाँ सारा गणित सारा विज्ञान जो था 300-400 सालों में आपने खोज लिया? इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले सो रहे थे क्या? भारत में कोई ये हम एक दिन 1 साल 2 साल 100 साल 500 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 2-2 ढाई हजार साल पहले के मैंने आपके सामने उदाहरण रखे हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, एक पूरा एक टाइमलाइन है कि कैसे कैसे यहां पे एक चरणबद्ध तरीके से चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो उसका विकास हुआ है। और विकास हमेशा चरणबद्ध होता है, झटके में नहीं होता है कि झटके में एकदम से ज्ञान आ गया किसी को। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दौरान भारत के ही ग्रंथों को अपने देश में ले जाकर इन लोगों ने भारत के ज्ञान पर अपना ठप्पा लगा दिया, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश का सूर्य भारत का, पर उसी से प्रकाशित हुए चंद्रमा रूपी यूरोप को ज्ञान फैलाने का पूरा क्रेडिट दे दिया गया। वाह भाई भाई, थोड़ा और गहराई से समझिए। एक्चुअली ब्रिटेन में ही 17वीं शताब्दी में रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका काम होता था नई वैज्ञानिक खोजों को मान्यता देना, अर्थात ये तय करना कि हाँ ये सिद्धांत, ये जो नया नियम आया है इसको फला वैज्ञानिक ने या गणितज्ञ ने खोजा। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि पेटेंट लेते हैं, जो नई नई खोजें होती हैं उस पर लोग पेटेंट लेते हैं। और यूरोप के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए यानी कि आइजैक न्यूटन, जिसका जिक्र भी मैंने 2-3 बार अभी ऊपर वीडियो में किया, ये इसी रॉयल सोसाइटी के 27 साल 27 ईयर्स उसके प्रेसिडेंट बने रहे और ये तय करते रहे कि कौन सी खोज किसने की। अब ये बड़ा इत्तेफाक का विषय है कि सबसे अधिक खोजें भी उन्हीं के नाम पे है। कोई क्षेत्र भाई साहब ने छोड़ा ही नहीं, चाहे मैथ का क्षेत्र हो, चाहे फिजिक्स का क्षेत्र हो, खगोल हो, रसायन हो, भाई साहब हर जगह घुसे हुए हैं ये आइजैक न्यूटन। क्या इसमें ऐसा कुछ संभव नहीं है? जैसा कि अभी 1995 में आपने एक घटना देखी होगी कि अमेरिका ने भारतीय औषधि हल्दी के औषधीय गुणों की खोज को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया था, लेकिन चूंकि भारत तो भैया आजाद है, भारत ने इस बात का मुखरता से विरोध किया कि भारत में हल्दी को औषधि के रूप में आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष बाद यानी कि 1997 में अमेरिका को हल्दी पर से अपना पेटेंट खत्म करना पड़ा। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों और आचार्यों की उन महान खोजों का श्रेय उन्हीं के नाम से हासिल करने के लिए उसी दृढ़ता से लड़ें, और इसके बावजूद यदि विश्व समुदाय उसे स्वीकारने से मना करता है तो भी हम अपने बच्चों को सही इतिहास ही पढ़ाएं, कम से कम हम तो पढ़ाएं। और हम ये निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं भैया कि हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। हमें समझना होगा कि जब तक
हम अपने बच्चों के मानस पटल पर यह स्थापित नहीं करते हैं कि उनके पूर्वज वास्तव में महान ज्ञानी थे और जो वो वास्तव में थे, तब तक वो अपने उन महान पूर्वजों पर गर्व क्यों करेंगे। और जिस राष्ट्र के नागरिकों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व ना हो, वो दूसरों को ही फॉलो करते रहेंगे, भाई उन्हीं को ज्ञानी मानते रहेंगे और उनके पिछलग्गू बने रहेंगे। और यही तो पश्चिम के लोग चाहते हैं कि हम लोग उन्हीं की तरफ भागते रहें। अतः अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इतिहास से लेकर विज्ञान और गणित से लेकर अन्य सभी पुस्तकों का पुनर्लेखन करें, जिनमें भारतीय आचार्यों की उपलब्धियों व उनकी महानता का स्पष्टता से उल्लेख किया जाए। सरकार के इस सकारात्मक कदम का मैं पूरे हृदय से स्वागत करता हूं और यदि इस दिशा में शोध हेतु मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसे निभाने के लिए भी पूरी दृढ़ता से, पूरी तत्परता से आपके समक्ष उपलब्ध हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि दो अन्य दृष्टिकोण मैंने रखे थे कि इतिहास में जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के पक्ष को और इसके बाद जो यूरोपीय आक्रमणकारी भारत में आए उनके पक्ष को भी सही तरीके से इतिहास के किताबों में अंकित किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भारत का सही इतिहास, पूरा का पूरा सही इतिहास जान सके। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां भारती।